हेलो फ्रेंड्स, एजे एकेडमी में आपका वेलकम है। तो आज जो मेरा बेसिकली चैप्टर है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को एज अ कंपटीशन के हिसाब से हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक अर्थमेटिक मैथ, दूसरा एडवांस मैथ। तो बेसिकली पहला वीडियो है और ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं फ़िलहाल अभी एडवांस मैथ को डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में। इस वीडियो में ओनली फॉर अर्थमेटिक मैथ को ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पहला पार्ट आता है इसमें नंबर सिस्टम। पहला पार्ट आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली आपको नंबर का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे कि 0 से लेके 9 तक टोटल 10 नंबर पे ही टोटल मैथ का गेम है। ये चैप्टर आपको पूरे मैथ में खेलना है कि क्योंकि नंबर के बारे में जब तक आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक आप मैथ में कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आपको नंबर का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो बेसिकली नंबर सिस्टम में बहुत से सवाल बन जाते हैं, कौन से नंबर क्या हैं, जैसे कि कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं, कौन से नंबर इवन हैं, ओड हैं। तो इस सब का सिंपल है और इसी में कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। कुछ मेरे द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है, कुछ जनरली किताबों में मिलता है। ये आपको किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन क्या आपने मैथ को इस तरह से देखा है, उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, इट इज़ द मैथ, हार्ट ऑफ मैथ। ये मैथ का दिल है। आप बताओगे कैसे? क्योंकि दो नंबर को आप कैसे जोड़ते हो, कैसे मल्टीप्लाई करते हो, कैसे डिवाइड करते हो, ये इस पार्ट में हम सीखेंगे। क्योंकि हम कह सकते हैं क्या कि मैथ को अच्छे तरह से डील करने के लिए सिंप्लीफिकेशन पे आपका कमांड होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन जनरली एक एग्ज़ाम में 2 से 3 आपको पूछा जाता है, तो इस पार्ट पे आपका फोकस होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, दो नंबर को कैसे जोड़ा जाए, दो नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, गुना किया जाए, ये सब सीखेंगे। और इसी पार्ट में आता है क्या मेरा ब्रेन कैलकुलेट से ज़्यादा फास्ट गुना भागा कर सकता है? तो यस, कर सकता है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में ब्रेन नहीं होता है, सेंस नहीं होता है। मेरे अंदर सेंस होता है, डिजिबिलिटी, डीएस, ये सब तो कॉन्सेप्ट एक मेरा बनाया गया कॉन्सेप्ट है। एमएस मतलब MA कॉन्सेप्ट, माँ कॉन्सेप्ट, मल्टीपल एडिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैं पूरी मैथ में 80% सवाल में लगाता हूँ और ये 80% सवाल में अप्लीकेबल है, मतलब लग जाता है। तो दूसरा आता है प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। देखो, लाभ हानि कुछ नहीं है। लाभ हानि अपना प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दो तो लाभ हानि कुछ नहीं है। लाभ हानि में बेसिकली 6 वेरिएबल होता है, उसी पे टोटल लाभ हानि आपका है। आप बताओगे कौन से? जैसे CP, जितने में हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको हम CP कहते हैं। उसमें कुछ परसेंट का ज़्यादा इंक्रीज करके उस पर हम मार्क कर देते हैं, उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं, MP कहते हैं। और उस पर कुछ छूट दे देते हैं तो उसको हम SP कहते हैं। इस पर कुछ परसेंटेज इंक्रीज करके दे दिया जाता है, इस पर कुछ परसेंटेज डिक्रीज करके दे दिया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और हमको CP से SP निकालने के लिए बोल दिया जाता है। एक बार का एग्ज़ाम में क्वेश्चन है कि एक राम ने 300 में एक वस्तु खरीदा और 10% अधिक मूल्य पे अंकित कर दिया, तो बताओ उसको कितना लाभ हुआ? पॉज करके 1 मिनट आप सोचिएगा, तो आप बोलिएगा कि कुछ ना कुछ, चलो इसमें भी लेंदी लगा ही देते हैं, क्योंकि हम लोग का हैबिट है। अरे क्वेश्चन दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो इसका आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको CP और SP नहीं पता हो, जब तक हम कितने में खरीदें, हम कितने में बेचें, ये आपको पता नहीं है, तब तक आप ये कल्पना नहीं कर सकते हो कि हमको कितना का लाभ हुआ है, कितना का हानि हुआ है। बेसिकली ये 6 वेरिएबल है, यहाँ भी कुछ परसेंटेज रहता है। ये 6 वेरिएबल पर टोटल लाभ हानि आधारित होता है। जैसे कि अब ले लो आप स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर क्यूब, जैसे कि वर्ग, घनमूल, ये सब ले लो। अब जैसे कि स्क्वायर, कोई भी इंटीजर नंबर का स्क्वायर, कोई भी इंटीजर नंबर का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 23, 78 नहीं हो सकता है। कोई भी इंटीजर स्क्वायर नंबर का स्क्वायर के लास्ट डिजिट, अंतिम अंक
तय 77 नहीं हो सकता है। दुनिया में जितना भी इंटीजर नंबर का स्क्वायर होगा उसका डीएस बोले तो अपने स्टाइल में बोले तो मैं कोई भी नंबर का योग 1498 होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा या होगा। इसके अलावा दुनिया में कोई भी इंटीजर, अब बार बार मैं इंटीजर बोल रहा हूँ, इंटीजर वैसा नंबर होता है जो माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक होता है। अब बोलोगे सर फ्रैक्शन में भी तो होता है, 3/4 का भी स्क्वायर तो 9/16 हो जाएगा, फिर कहाँ आ रहा है? तो मैं ये फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ये सब बेसिकली थोड़ा थोड़ा मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। इस पर जब इंडिविजुअली आएंगे तो एक 5-5 घंटा का क्लास होगा। जैसे कि स्क्वायर में है, किसी भी इंटीजर नंबर के स्क्वायर का सेकेंड डिजिट, लास्ट सेकेंड डिजिट बोले तो 10 डिजिट नंबर हमेशा इवन होता है। ओनली फॉर एक केस एगो अपवाद है। वो अपवाद क्या है आप बताओ, जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तो हम बताएंगे। कोई भी इंटीजर नंबर का स्क्वायर का 10 डिजिट नंबर आप देखोगे, कहीं भी देख लेना 1 2 लेके इन्फिनाइट तक, तो लास्ट डिजिट, लास्ट 10 डिजिट इवन आएगा, बोले तो सम संख्या आएगा। मात्र एक अपवाद है, जब लास्ट डिजिट 6 हो तो इवन आएगा, इवन नहीं ओड आएगा, समझे। तो ये एलसीएम। और अब आते हैं क्यूब पे। किसी भी नंबर का क्यूब, दुनिया में जितना भी नंबर बना है, जितना भी इंटीजर नंबर का बना है, उसका यदि हम क्यूब घन करते हैं तो उसका योग हमेशा 198 आता है। जब देखेंगे बहुत फास्ट, कैलकुलेटर से भी ज़्यादा फास्ट हम स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। ये बेसिकली मैं आपको 2-4 पॉइंट दे रहा हूँ, ये मैं आपको 2-4 पॉइंट दे रहा हूँ। इस पर एक चैप्टर है, मेरे पढ़ाने या मेरे पॉइंट देने के बाद आप कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो विदिन 2, 3, 5, 10 सेकेंड के अंदर। तो ये सब है एलसीएम एचसीएफ। ये एलसीएम एचसीएफ ओनली कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और नंबर की अंडरस्टैंडिंग है। नंबर की अंडरस्टैंडिंग है, जितना अच्छा आप नंबर का अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे उतना आपका एलसीएम एचसीएफ अच्छा हो जाएगा। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, एक नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, ये दोनों का लास्ट डिजिट, ये दोनों का लास्ट डिजिट। इसमें जो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लगता है, जैसे कि मैं जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया हूँ MA कॉन्सेप्ट, माँ कॉन्सेप्ट, ये भी लगता है। मल्टीपल है, मल्टीपल एडिंग कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ लगाता हूँ। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट तो मैं हर एक सब्जेक्ट में लगाता हूँ। फिजिक्स के जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो भी मैं वहाँ लगाता हूँ। डिजिबिलिटी का एक अलग सोच, अप्रोच, ये माँ कॉन्सेप्ट, डिजिबिलिटी का अलग अप्रोच। कोई भी संख्या यदि आपको 10,000 से नीचा कोई भी संख्या दे, आप 5 से 10 सेकंड में बता सकते कि वो संख्या किससे डिजिबल है, किससे भाग लग रहा है। या चाहे 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, 23 हो, विदिन 5 से 10 सेकंड जब मैं ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। एलसीएम एचसीएफ हो गया। एलसीएम एचसीएफ पे भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें बेसिकली एक पार्ट और आ जाता है, जैसे कि रेल से संबंधित, बोट, नाव से संबंधित, ये सब इसी पार्ट में पढ़ेंगे हम। टाइम वर्क एक अलग चैप्टर है, टाइम डिस्टेंस अलग है। इसी में रेलवे से संबंधित, रेल से संबंधित है। बेसिकली इस पार्ट में होता क्या है, इस पार्ट में 2-3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि वर्क बराबर इफ़िशेंसी इंटू टाइम, और एक होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इसमें जनरली हमको पता तो हम भी पढ़ते तो हम भी हैं, लेकिन कब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, कब टाइम कांस्टेंट होता है और कब स्पीड कांस्टेंट होता है, इसका हमको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होता है। हमको प्रैक्टिकली नॉलेज लेने के लिए इसका बेसिक पे हमको अटैक करना पड़ेगा, तो मैं बता पाऊँगा जल्दी। आप ही बताओ, यदि डिस्टेंस यदि टाइम कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ जितना दूरी आप, जैसे कि आप और हम एक बाइक को चलाते हैं, आप 30 के स्पीड से चल रहे हैं और हम भी 30 के स्पीड से चल रहे हैं, तो आप 30 के स्पीड से चल रहे हैं और हम भी 30 के स्पीड से चल रहे हैं, तो जनरली होगा क्या, जितना देर आप चलाओगे उतना देर हम भी चला रहे हैं,
30 की स्पीड से और आप भी 30 की स्पीड से, तो यहाँ पे होगा क्या, यदि आप 30 के स्पीड से चला रहे हो, आप 30 के स्पीड से चला रहे हो, हम भी 30 के स्पीड से चला रहे हैं और हम दोनों की दूरी समान है, तो जो जितना ज़्यादा देर चलेगा वो उतना ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा, जो जितना कम देर चलेगा वो उतना कम ही पहुँचेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये सब फंडा होता है। जब हम डिटेल आएंगे टाइम एंड वर्क में, अच्छा कॉन्सेप्ट, इस सब पे हम टोटल परसेंटेज यूज करते हैं। आप ये सवाल हम टाइम एंड LCM SCF हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, टोटल में परसेंटेज यूज करते हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक ही है ये। मैं अपने लाइफ का 4 साल 5 साल जो भी मैं इस कंपटीशन में दिया हूँ, वो सबसे ज़्यादा दिया हूँ ये 5 चैप्टर पे, क्योंकि ये 5 चैप्टर पूरी मैथ की कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए 5 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आता है SI और CI। SI CI बेसिकली SI कुछ और CI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज वैसा ब्याज होता है जो प्रत्येक वर्ष समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है जो ब्याजों का भी ब्याज लगता है। जैसे 10% पहले वर्ष का ब्याज है तो दूसरे वर्ष 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो 10% का 10% और मिलेगा, क्योंकि हमको 11 हो जाएगा। मतलब पहले वर्ष 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20% होता है, क्योंकि पहले वर्ष भी 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, तो वो 10% फिर 10% का 10%, 21% टोटल हमको ब्याज मिलेगा। तो इस टाइप का सवाल बन जाता है। इसमें फार्मूला बेस पूरे SI CI को एज ए प्रैक्टिकली हम आपको समझाएंगे। क्योंकि होता क्या है, इसको हम परसेंटेज पे बनाते हैं, ठीक ना, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आप एक कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे तो कोई सवाल लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए आपको 3 से 4 अप्रोच, इसमें मैं आपको 3 से 4 अप्रोच मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। जब सवाल आए तो फार्मूला कब लगाएं, DS कब लगाएं, 5 से 7 कॉन्सेप्ट पूरी मैथ की आपकी सोच बदल देगी। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। 5 से 7 कॉन्सेप्ट, जिसमें एक ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथ को अलग देखने पे मजबूर कर देगा आपको। आ गया, अब आ जाए परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो, ये तीनों पार्ट, ये परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो। आप पूरी मैथ में जहाँ भी परसेंटेज देखते हो वहाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है सवाल, जहाँ भी फ्रैक्शन देखते हो वहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है, जहाँ रेशियो देखते हो वहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये वाइस वर्सा है, एक दूसरा अपने में इंटरचेंजिंग हो सकता है। आजकल करता क्या है, कभी परसेंटेज टाइम एंड वर्क में वो पहले कहता था टाइम एंड वर्क में वो 2 दिन में करता है, वो 5 दिन में करता है, अब कहता है कि वो एक काम को 20% 5 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा भाई। तो इस टाइप का ये परसेंटेज टाइम एंड वर्क में भी रिलेशन स्थापित कर देता है। अब आता है फ्रैक्शन, रेशियो, ये सब का बेसिकली कैलकुलेशन पार्ट है, ये मैथ की कैलकुलेशन पार्ट है। इस पार्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। और जब मैं इंडिविजुअली इसको पढ़ाऊँगा तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा। एलिगेशन अपने आप में लाजवाब है, पूरे मैथ में एप्लीकेबल है ये एलिगेशन। जब हम देखेंगे एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं प्रैक्टिकली तौर पे बनाता हूँ, क्योंकि अब एवरेज का सवाल एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली तौर पे आने लगा है। इतना लंबा सवाल होता है, आपके पास यदि कॉन्सेप्ट एवरेज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो आपका एवरेज का क्वेश्चन मिस हो जाएगा, एग्ज़ाम में क्लिक ही नहीं कर पाएगा। ये रेशियो सबका क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नींव रूट, आपका रूट ये सब है, ये सब चैप्टर आपकी रूट है, आपकी रूट पे पकड़ होनी चाहिए। तो ये सब एवरेज हो गया। और मैथमेटिक्स में यही सब पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन, मैं कहूँ ना तो आपको मैथ में यदि अच्छा करना है, कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन है आपके पास, तो आप मैथ को धुआं कर दोगे। और भी पार्ट आते हैं, जैसे कि 4-5 पार्ट ऐसा है मैथ का, 4-5 पार्ट मैथ का ऐसा है जो आपको आना चाहिए। और ये टोटल चैप्टर को स्मूथ, मैं ये चैप्टर का डिस्कशन जो कर रहा हूँ, ये चैप्टर का मैं तो डिस्कशन कर ही दिया हूँ, ये आपको जनरली हर एक यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन मैं कुछ अलग करने के लिए सोच रहा हूँ।
अरे बच्चे को तो ये पता होता है कि यार सिंप्लीफिकेशन है तो ऐसा करना है, वैसा करना है, परसेंटेज है तो ऐसा करना है। परसेंटेज इतना स्मूथ तरीका से बताऊंगा, इतना स्मूथ तरीका से कि पूरे यूट्यूब पर आप बताओगे, हम तो अभी नहीं बताएंगे, आप बताओगे। 5 से 7 तरीका आपको पता होना चाहिए जो कि पूरी मैथ में एप्लीकेबल है। पहला कॉन्सेप्ट आता है MA कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हर एक जगह एप्लीकेबल है। एडवांस मैथ में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। डिजिबिलिटी, डिजिबिलिटी भी आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यूनिटरी मेथड हम अपने तरीक़ा से बताएंगे आपको, क्योंकि यूनिटरी मेथड आपको बेसिक से पता नहीं होगा। जिस तरह से हम यूनिटरी मेथड मैथ में लगाते हैं, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आप यूनिटरी मेथड नहीं लगाते हो। परसेंटेज जहाँ हम यूज करते हैं वहाँ यूनिटरी मेथड भी यूज करते हैं। यूनिटरी मेथड में होता क्या है कि इतना का x का वैल्यू ये दिया हुआ है, y का वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बताना होता है। तो मैं ये जो वैल्यू दिया होता है उसके लास्ट डिजिट पे अटैक करूँगा, और इससे हम लास्ट डिजिट फाइंड करके इसका आंसर विदिन 5 से 10 सेकेंड में आपको, जब मैं कॉन्सेप्ट आऊँगा तो आपको बताऊँगा। यूनिट डिजिट एक पार्ट आता है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट या इसी को आप कह लो लास्ट डिजिट। ये सब पार्ट मैं जब रीजनिंग बनाता हूँ तो इस पार्ट का उपयोग यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट का उपयोग 4 से 5 क्वेश्चन में करता हूँ। आप समझ सकते हो ये कॉन्सेप्ट कितने मेरे लिए फ़ायदेमंद है। इस कॉन्सेप्ट को देखने का नज़रिया मेरा क्या है आप बता सकते हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, और भी बहुत ज़्यादा है। एक ही वीडियो में मैं आपको सब चीज़ नहीं बता पाऊँगा। ये बेसिकली मेरा इंट्रो वीडियो है। फर्स्ट टाइम लाइफ में कुछ अलग सोचा हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। जय हिंद।